सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसमें यूनिटरी मेथड, यूनिटरी लॉ, एकिक नियम। यूनिटरी लॉ यानी एकिक नियम। ठीक है, अब एकिक नियम होता क्या है और किस तरह हम इसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। क्वेश्चन तो इसमें किसी भी चैप्टर का डाल सकते हैं, लेकिन एकिक नियम होता क्या है, किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे वो समझ लो। जैसे मान लो एकिक से पता चल रहा होगा, एकिक का मतलब होता है एक, मतलब एक से संबंधित चीजों को निकालना है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि कि दो सेब है, मान लो दो सेब का जो मूल्य है वो 50 रुपए है। दो सेब 50 रुपए के हैं और अब हमसे कहा जाए कि अब आप हमें जो है 15 सेब की कीमत बताओ कि 15 सेब कितने रुपए के होंगे। कि दो सेब 50 रुपए के हैं तो 15 सेब कितने रुपए के होंगे। तो हम क्या हिसाब निकालते हैं, हम कहते हैं कि जो दो सेब हैं, हम कहते हैं कि दो सेब 50 रुपए के हैं तो पहले आप एक सेब की कीमत निकाल लो। तो हम क्या करेंगे भाई, दो सेब जो हैं वो 50 रुपए के हैं तो एक सेब कितने का होगा, 50 को दो से भाग कर दो, एक सेब होगा 50/2, मतलब 25 रुपए का। एक सेब 25 रुपए का होगा। अब हमसे पूछा 15 सेब की कीमत, अब हम 15 सेब की कीमत निकाल देंगे। जब एक सेब जो है वो 25 रुपए का है तो 15 सेब कितने रुपए के होंगे, 25 गुणा 15। भाई एक सेब 25 रुपए का था तो एक को 15 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे, तो यहां भी हमने 15 से गुणा कर दिया। देखो 25 गुणा 15, तो 25 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 375, यानी 375 रुपीज। तो जो 15 सेब थे वो 375 रुपए के थे, है ना। तो यूनिटरी का मतलब है कि पहले आप एक यूनिट में निकाल लो चीजें कि एक यूनिट में चीजें कितने रुपए की हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलिए, तो इसे नोट करना चाहो नोट कर लो आप, और क्वेश्चन के क्रम से, क्वेश्चन से की चीजों से ही समझते रहेंगे कि उसमें एक का मान हम कैसे निकाल पाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है क्वेश्चंस के मीडियम से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आज के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि एक टॉफी का मूल्य 4 रुपए है तो 132 टॉफी का मूल्य कितना होगा। यूनिटरी ला तो इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही लगा हुआ है ना। उसने कहा इफ द कॉस्ट ऑफ वन टॉफी इज 4 रुपीज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 132 टॉफीज, यानी 132 टॉफी का मूल्य कितना होगा। तो हमसे कहा है कि जो एक टॉफी है, एक टॉफी कितने रुपए की है, 4 रुपए की, और पूछा उसने 132 टॉफी। तो 132 टॉफी की कीमत कैसे निकालेंगे आप लोग बताओ। तो आप बताएंगे सर एक टॉफी को 132 टॉफी कैसे बनाएंगे, 132 से गुणा करके। तो यहां भी इन 4 रुपए को किससे गुणा कर देंगे, 132 से गुणा कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकन 4 और 1 5। तो 132 टॉफी कितने की हो गई, 528 रुपए की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी 528। बताइए समझ में आया चीजें। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है मैं पहले से आपको बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ा दूं आपको समझ में भी ना आए। तो पहले आसान आसान से कठिन की, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और ये कोई ऐसा चैप्टर है, देखो इसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया, फॉर्मूला पढ़ाया, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, है ना। रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको चीजें पढ़ाई, नंबर सिस्टम पढ़ाया तो हर चैप्टर का अलग अलग मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड टाइप चीजें बेसिक समझाई। लेकिन ये यूनिटरी मेथड, यूनिटरी लॉ एक ऐसा चैप्टर है, इसका कोई अपना बेसिक फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य
₹80 है तो 18 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स इज 80 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18 किलोग्राम एप्पल्स, है ना। 18 किलोग्राम एप्पल की रेट पूछा है। दिया हुआ क्या है हमें, उसने कहा 1 किलोग्राम जो सेब हैं वो ₹80 के हैं, ठीक है, और पूछा है 18 किलोग्राम। तो 18 किलोग्राम सेब की कीमत हमसे पूछी है, तो 1 किलोग्राम को 18 किलोग्राम कैसे बनाएंगे, कहेंगे सर आप 18 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 18 से गुणा कर देंगे। ₹80 तो पहले से लिखा हुआ था और 18 से मल्टीप्लाई और कर दिया, तो एक जीरो आ गया, और 18 8 144 144, यानी ₹1440 की कीमत आ जाएगी 18 किलोग्राम सेब की, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, डी, ₹1440। बताइए, समझ आया। चलिए नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो और कुछ चीजें हैं, देखो आप ये भी थोड़ा समझ लो कि जैसे हमसे लिखा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। पूछे 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स की नॉलेज है जो आपको चीजें ध्यान रखनी है। वैसे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन, हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे मापन। तो ये सारी चीजें हम मापन में पढ़ेंगे, मेजरमेंट में पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां भी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं तो ऐसी 152 पंक्तियों में कितने व्यक्ति होंगे। इफ देर आर 4 पर्सन इन 1 रो, है ना, जो एक रो है, जो एक पंक्ति है, जो एक पंक्ति है उसमें कितने पर्सन है, 4 पर्सन, 4 व्यक्ति हैं, है ना। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा वैसे वैसे हमने चीजों को नोट कर लिया कि यदि एक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं तो एक पंक्ति में 4 व्यक्ति हो गए, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स विल बी देयर इन 152 सच रो, मतलब ऐसी 152 पंक्तियों में कितने व्यक्ति होंगे। तो 152 पंक्तियों की बात चल रही है, तो जब एक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं तो 152 पंक्तियों में कितने व्यक्ति होंगे, 4 गुना 152। मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना। 4 दूनी 8, और वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ इकाइकांक 4 है और यहाँ इकाइकांक 2 है, तो 4 गुना 2 कितना हुआ, 8, तो लास्ट में 8 ही आएगा, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, सी ऑप्शन हो गया। कर लेते हैं, चलो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकन 4 और 2 6, ₹608, सॉरी 608 पर्सन, यानी 608 व्यक्ति होंगे वहां पर। समझ आया। चलिए नेक्स्ट, देखो अब हमने थोड़े से क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया है, हल्का सा, बहुत हल्का इंक्रीज किया, आपको खुद पता नहीं चलेगा। उसने कहा यदि 12 मीटर कपड़ा 7200 में मिलता है तो 21 मीटर कपड़ा कितने रुपए में मिलेगा, है ना। उसने कहा इफ 12 मीटर ऑफ ए क्लॉथ कॉस्ट 7200 रुपीज, 7200 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 21 मीटर्स, यानी 21 मीटर का कॉस्ट क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। हमसे पहला कहा गया जो 12 मीटर कपड़ा है, तो 12 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है, क्रय है, मूल्य है, रेट है, वो कितना है, 7200 रुपीज, 7200 रुपए, ठीक। अब हमसे 21 मीटर कपड़े की बात पूछी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिटरी मेथड, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो एक यूनिट का मतलब है, मैं आपसे कह रहा हूँ 12 मीटर कपड़ा 7200 रुपए का है, तो अब मैंने कहा 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा, तो आप लोग बताएंगे सर इस 12 से इसको भाग कर दो, तो 7200 बटे 12, और 12 से भाग करेंगे तो 12 छंग 72 और 2 जीरो,
तो जो 1 मीटर कपड़ा है वो 600 रुपए का है। ये समझ आया? 1 मीटर कपड़ा 600 रुपए का है। अब उसमें पूछा व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 21 मीटर्स। तो 21 मीटर कपड़े की कॉस्ट बतानी है। तो 21 मीटर कपड़े की कॉस्ट कैसे पता चलेगी? जब 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट जो है वो 600 रुपए है ना, 600 रुपए तो है ही, गुणा, तो 21 मीटर की कितनी हो जाएगी? गुणा 21 मीटर, है ना भाई। यहां हमने 21 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 जीरो, और 21 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 126। तो 12,600 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी 21 मीटर कपड़े की। तो 21 मीटर कपड़ा 12,600 रुपए, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12,600 रुपए। ये दिख पा रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं है फॉन्ट? छोटा तो है, लेकिन चलो कोशिश करो। मैं बोल दे रहा हूं वैसे साथ साथ में क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा यदि 1200 ईंटें 1800 रुपए की मिलती हैं तो 5000 ईंटें कितने रुपए की मिलेंगी, है ना। इफ 1200 ब्रेक्स जो है वो 1800 रुपीज की है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5000 ब्रिक्स, यानी 5000 ईंटों की कीमत पूछी है, रेट पूछा है। तो हम वैसा करेंगे, पहली लाइन में क्या लिखा है कि 12000 जो ईंटें हैं, कितनी ईंटें हैं? 12000, 1200 सॉरी, 1200 जो ईंट है वो कितने रुपए की है? वो है 1800 रुपए की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक ईंट की कॉस्ट निकालेंगे, यानी एक ईंट कितने रुपए की है। तो एक ईंट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1200 को 1200 से भाग करेंगे, 1200 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ऊपर तो 1800 रुपए है, बटे 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और अगर हम 6 से भाग कर दें तो 6 थी 18, और 6 से भाग कर दें तो 6 दूनी 12, यानी जो एक ईंट की कॉस्ट है वो कितनी है? 3/2 रुपए है। कितनी है? 3/2 रुपए है। बहुत पुरानी बात है ना, अब तो एक ईंट की कॉस्ट बहुत महंगी है। चलिए, तो एक ईंट जो है वो 3/2 रुपए की है, और अब हमसे क्या पूछा उसने? 5000 ईंट कितने रुपए की होंगी। तो 5000 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तभी तो 5000 ईंट आएंगी इधर। जब आपने इधर 5000 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको 5000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 तो लिखा हुआ है ही, और मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से, तो 2 से भाग करेंगे, 2 से 25 बार 2500, और 2500 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रुपए कितने आ जाएंगे? 25 या 75 और डबल जीरो। तो जो 5000 ईंटें हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 7500 रुपए आ जाएगी, 7500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7500। बताइए समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है हमने लगभग 21 क्वेश्चन रखे हैं। सारे क्वेश्चन में एक साथ नहीं कराऊंगा वरना आप परेशान हो जाओगे, इसलिए 10-11 क्वेश्चन आज करा देंगे, बाकी क्वेश्चन कल करा लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए। चलो नेक्स्ट देखो, ये कहा है यदि 2 दर्जन केले 80 रुपए में मिलते हैं, है ना। अब ये भी समझ लो भाई, जो 1 दर्जन होता है, तो 1 दर्जन में जो चीजें होती हैं वो 12 चीजें होती हैं, 12 वस्तु, 12 आर्टिकल। कितनी? 12, यानी 1 दर्जन अगर कोई सामान है तो उसमें 12 वस्तुएं हैं, 12 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो उसने कहा 2 दर्जन केले जो है 80 रुपए के मिलते हैं। 2 दर्जन जो केले हैं वो कितने रुपए के हैं भैया? 80 रुपए के। अब उसने कहा तो 42 केले कितने रुपए के होंगे। अब देखो चीजें बदल दी उसने भाई, एक बार तो उसने दर्जन में दे रखा है और संख्या, और फिर उसने वस्तुओं के आर्टिकल के रूप में पूछ रखा है। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे यहाँ पर, जब हमसे यहाँ दर्जन की बात चल रही है और यहाँ सिंपल आर्टिकल यानी संख्या की बात चल रही है, तो हम इनको चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब है या तो इनको दर्जन बनाओ या फिर इनको आर्टिकल बनाओ कि 2 दर्जन में कितने केले होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं हैं, यानी 1 दर्जन में 12 केले हैं, तो 2 दर्जन में कितने केले होंगे? 24 केले।
तो जो 24 केले हैं वो कितने रुपए के हैं? वो 800 रुपए 80 रुपए के हैं, सॉरी। ठीक है, अब मैं यहां से एक केले की कीमत निकाल लूं कि जो एक केला है वो कितने रुपए का है। तो आप लोग बताएंगे सर 80 रुपए को अगर हम 24 से भाग कर दें तो एक केले की कीमत आ जाएगी। 80 को 24 से भाग कर दे रहे हैं, है ना। अब देखेंगे 8 दिया 24 और 8 दाई 80, यानी एक केले की जो कीमत आई वो कितनी आई? 10/3 रुपए, है ना। एक केले की कीमत आ गई। अब हमसे पूछा उसने 42 केले कितने रुपए के होंगे? 42। तो 42 केले यानी 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 42 केले होंगे वो कितने रुपए के होंगे? 10/3 तो पहले से लिखा हुआ है और हम किससे गुणा कर देंगे उसकी? 42 से, यानी एक केला, एक केले को 42 बनाने के लिए 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भाग हो जाएगा 14 बार, 14 तिया 42 और 14 दाई 140। तो कितने रुपए के हो जाएंगे 42 के लिए? 140 रुपए के। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 140, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 140 यानी 140। बताइए समझ में आई चीजें? चलिए इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, क्वेश्चन को, और उसके सॉल्यूशन को बाद में नोट कर लिया करो, है ना। या सबसे आसान तरीका ये है कि क्वेश्चन को आप यहां समझो, ठीक है, चाहो तो वीडियो को पॉज करो, रोक लो, स्टॉप करो वीडियो को और उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लो। वीडियो को पॉज रहने दो और उसके बाद क्वेश्चन को बिना देखे, बिना मेरे सॉल्यूशन के आप सॉल्व करो। और अगर समझ में नहीं आ रही है चीजें तब वीडियो को आगे बढ़ाओ और उसका सॉल्यूशन देखकर समझकर फिर करो। और उसके बाद जब पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से करो बिना देखे, तब उससे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। समझ गए? अगर मैंने समझाया है तो समझ में तो आएगा, डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद समझना उसको कहेंगे जब बिना देखे क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट है, यदि 6 अंडे 72 रुपए के हैं तो 35 अंडे कितने रुपए के मिलेंगे, है ना। इफ 6 eggs cost 72 rupees, what will be the cost of 35 eggs? यानी 35 अंडों की कीमत पूछी है। चलिए उसने कहा 6 अंडे हैं, जो 6 अंडे हैं वो कितने रुपए के हैं भाई? तो 6 अंडे रुपए हैं 72 रुपए के, 72 रुपए। ठीक, अब उसने कहा 35 अंडे पूछे हैं तो पहले हम एक अंडे की कीमत निकालेंगे। तो हमने कहा जो एक अंडा होगा वो कितने रुपए का होगा? तो हम इसको 6 से भाग कर देंगे। एक अंडा होगा 72/6, मतलब 6 से भाग करेंगे तो 6 × 6 6 दूनी 12। एक जो अंडा होगा वो 12 रुपए का होगा। ये कॉस्ट सही है जो आजकल चल रही है, एक अंडा 12 रुपए का होगा। अब उसने पूछा है 35 अंडे कितने रुपए के होंगे, तो एक अंडा 12 रुपए का है तो 35 अंडे कितने रुपए के होंगे, ये कैसे पता करेंगे? कि सर ऐसा करते हैं, एक अंडे की कीमत 12 रुपए है तो 35 अंडों की कीमत होगी 12 × 35। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 और 6 = 42। तो कितने रुपए के हो गए? 420 रुपए के हो गए भैया 35 अंडे। समझ आया? चलो 420 कहाँ है? पहला ही ऑप्शन है 420, 420। बताइए समझ आया? चलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बहुत आप सोच रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तो मैं जो अपने मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके PYQ भी करवाऊंगा मैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगा। चलिए वो ऐसा कर लेंगे जब थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा मैं, तो चैप्टर वाइज ना उठाकर एक साथ सारे चैप्टर्स की एक साथ प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे और उन्हीं को सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, अभी मैं आपको ये यूनिटरी मेथड पढ़ा रहा हूं तो आपका जो फोकस है वो यूनिटरी वैल्यू निकालने पर है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखेंगे तो वहां हमें पता भी तो लगाना है कि ये कौन से चैप्टर से है, किस तरह होगा। तो हेल्पफुल जो होता है वो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस होती है बहुत ज्यादा हेल्पफुल। आप 50 बार भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वही प्रॉब्लम बार बार आती रहेंगी जब तक कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जितना उतना ही जरूरी है जितना ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ अब देखो 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? 20 persons can complete a work in 20 days
इन हाउ मेनी डेज विल 25 पर्सन्स कंप्लीट। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, दिमाग लगाने की बात है। उन्होंने कहा 20 व्यक्ति 20 दिन में कर रहे हैं, तो 25 व्यक्ति भैया 25 दिन में करेंगे। आंसर लगा दिया एकदम फराटेदार आंसर, खत्म। है ना, लेकिन क्या करेंगे, आंसर हमारा गलत आ गया। क्या गलत आ गया कि एक बात बताओ मुझे जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है तो दिनों की संख्या कम होगी नहीं होगी? जब 25 व्यक्ति करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आंसर गलत हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है मत समझो, बहुत टिपिकल पड़ जाएगा, नहीं समझ पाओगे, दिमाग में नहीं घुस पाएंगी चीजें। मैं फिर भी समझा देता हूं। जैसे व्यक्ति हैं, इनवर्स रिलेशन क्या होता है समझ लो, व्यक्ति हैं और कार्य है। एक बात मुझे बताओ, अगर हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें, अगर हम व्यक्ति 20 से 50 व्यक्ति कर दें, मान लो व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी, काम तो उतना ही है जितना करना था, वर्क तो वही है, तो कार्य जो है, एक मिनट, कार्य नहीं, यहां दिन लिखो, डेज। तो व्यक्तियों की संख्या अगर आपने बढ़ा दी तो दिन की संख्या घटेगी नहीं घटेगी? दिन की संख्या कम हो जाएगी। और अगर आपने व्यक्तियों की संख्या घटा दी, आपने व्यक्ति जो काम कर रहे थे अब आपने उनकी संख्या कम कर दी, तो दिन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन, यानी व्युत्क्रम रेशियो, व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम संबंध, है ना। तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन की घटेगी, व्यक्तियों की घटेगी तो दिन की बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा कि 20 व्यक्ति हैं और काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 20 दिन में। अब हमने आपको अभी समझाया कि इन दोनों में, दिन में और व्यक्तियों में रिलेशन जो है उल्टा होता है। तो उल्टे का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सर हम यहाँ भाग कर देंगे जैसा हम अभी तक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ रिलेशन उल्टा है। मैं समझाऊंगा, मैं एक लाइन में समझा दूंगा आपको, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं क्योंकि अगर आपको टिपिकल मेथड समझाया जाए तो आप जब कंपेयर करेंगे दूसरे मेथड से तो आपको वो आसान लगेगा, तो आप उसको जल्दी से अडेप्ट कर पाएंगे, है ना। वरना तो कुछ लोग पढ़े रहेंगे, बोले सर ये मेथड वो बताओ, ये बताओ, रेशियो बताओ, वो बताओ, है ना, तो वो बता रहा हूँ मैं। तो 20, अब देखो यहाँ रिलेशन इन दोनों में उल्टा है, तो यहाँ हम भाग करने की जगह गुणा करेंगे, यानी अगर एक व्यक्ति करेगा तो वो 20 गुणा 20 दिन में करेगा, यानी 400 दिन में करेगा, है ना। वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा दिन लेगा, तो एक व्यक्ति कितना लेगा, 20 गुणा 20 दिन। अब पूछा है 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति कितने दिन में करेगा? अब देखो हमने कहा इनवर्स रिलेशन है, इनमें दोनों में रिलेशन उल्टा है, तो जब इनमें दोनों में रिलेशन उल्टा है तो हम क्या करेंगे, गुणा की जगह भाग करेंगे। अब हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ भाग करेंगे, 400/25, तो 25 × 25, 15, 25 का 150, तो कितने दिन में कर पाएंगे, 16 दिन में कर पाएंगे। ये आंसर हमारा हो जाएगा डी। बताइए, ये तो था जो मेथड जो आपको बुक्स में मिल जाएगा, ज्यादातर टीचर आपको समझाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दूंगा। क्या करना है भाई, देखो यहाँ दो तरीके होते हैं, एक तो हम M1D1 की तरफ चलेंगे, तो सबसे ज्यादा जो आसान मेथड है वो M1D1 वाला मेथड है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसे चाहो आप नोट करना तो नोट कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको हटा दे रहा हूं अभी। नहीं, चलो ऐसा करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं पेज। हमने कहा इस क्वेश्चन पर दोबारा आ जाएंगे। हमने कहा आप लोग फॉर्मूला नोट करो, M1D1 H1 अपॉन W1 R1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। एक एक लाइन में आंसर निकाल दोगे, इतने सरल तरीके से बताऊंगा। देखो यहां पर M क्या है, जनरली व्यक्ति, वो व्यक्ति में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, कुछ भी हो सकते हैं। D हो गया दिन, डेज, D डेज हो गया दिन। H हो गया R यानी घंटे। W हो गया वर्क यानी कार्य।
और आर हो गया रुपीज यानी रुपए। अगर रुपए कमाने की बात आएगी तो उसको भी हम नीचे लेंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरत के हिसाब से ही फॉर्मूला लगेगा। मतलब अगर कहीं पर व्यक्ति और दिन की बात हो रही है तो व्यक्ति एम होता है, दिन डी होते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, और अगर मान लो कहीं उसने व्यक्ति और दिन के साथ कार्य की बात कर दी, तो व्यक्ति होता है m और दिन होता है d और कार्य होता है w। तो अब हम m1d1 के साथ w भी लेंगे, तो बराबर m2d2 अपॉन w2 लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन में जो भी चीजें दी हुई होंगी फॉर्मूला हम उतना ही लगाएंगे, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीजें ऊपर होती हैं, कौन सी चीजें नीचे होती हैं, है ना। तो एमडीएच मसाले होते हैं, है ना, उस तरीके से ध्यान रख लेना कि एमडीएच भैया एक साथ ही आएगा मसाला। तो m1d1h1 अपॉन w1r1, वर्क यानी कार्य और रुपए नीचे होते हैं हमेशा, व्यक्ति दिन और घंटे ऊपर लिखे जाएंगे। समझ में आई चीजें? चलो तो इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन देता हूं उसको। कर लिया? अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको हम इस तरीके से कराएंगे। देखो हमने कहा कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्यक्ति यानी एम और दिन यानी डी, एम और डी की बात चल रही है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m1d1 इज इक्वल टू m2d2। ये उन सब क्वेश्चन में लग जाएगा जहां कार्य करने की बात आएगी या टैंक को भरने की बात आएगी। ठीक है, चलो अब व्यक्ति यानी m1 कितने व्यक्ति हैं शुरू में? 20 व्यक्ति हैं, m1 की जगह तो लिख दिया हमने 20 गुणा d1, दिन कितने हैं? 20, तो दिन यानी d1 20 हो गया बराबर m2 यानी 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, और d2 मतलब हमसे पूछा है कि कितने दिन में कार्य करेंगे, तो d2 की जगह हमने d लिख दिया क्योंकि हमें d का मान बताना है कि कितने दिन में करेंगे ये लोग। समझ में आया? अब देखो सॉल्व कर लो, d के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा, तो 20 गुणा 20, चलो मल्टीप्लाई वो कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 20 गुणा 20 कितना हुआ? 400, और 25 जब भाग में जाएगा तो इधर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू डी, और 25 से जब हम भाग करेंगे तो 25 इकन 25, 15 बचा, 150 हुआ, 25 गुणा 6 150, तो डी का मान कितना आया? 16। और हमसे यही तो पूछा था कितने दिन में कार्य पूरा होगा, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा भाई? 16 दिन में, 16 डेज। बताइए समझ में आ रहे हैं, है ना? इसमें हमें कोई रिलेशन नहीं देखना, उल्टा सीधा वो अपने आप फॉर्मूले में बन गया संबंध, वो फॉर्मूले में अपने आप रिलेशन बन गया उसी तरह का, तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना कि रिलेशन सीधा है उल्टा है। ठीक है, चलिए जिनको ये आसान लगा हो वो इस तरीके से कर सकते हैं, जिनको ये आसान लगा है वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, देखिए यह क्वेश्चन नंबर 10 है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। 16 पर्सन्स कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 20 पर्सन्स कंप्लीट, है ना। तो क्या करेंगे भाई, हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो व्यक्ति यानी एम की बात चल रही है, और दिन यानी डी की बात चल रही है, तो एम और डी की बात चल रही है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m1d1 इज इक्वल टू m2d2। अब m कितना है, व्यक्ति कितने हैं पहले? 16, तो पहले दिन कितने हैं, तो पहले दिन है 30, तो d1 हो गया 30 बराबर m2 यानी 20 व्यक्ति, तो m2 हो गया 20, और दिन के बारे में पूछा है कि कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, मान लो d दिन में करेंगे, d का मान निकालना। अब क्या करेंगे हम, चाहो तो यहाँ ऐसा कर सकते हो, 10 से 10 काट सकते हो, और यहाँ से ही 2 से इसको 16 को काट सकते हो, 2 अट्ठे 16, है ना, और 3 ये कितना हो गया, 8 गुना 3 बराबर कितना आ गया डी, डी बराबर कितना हो गया, 8 या 24, 24 डेज, 24 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 24 डेज। बताइए समझ में आई चीजें?
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान क्षमता के 20 पंप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब भी ये कार्य करने वाले क्वेश्चन आएंगे कि इतने व्यक्ति इतने दिन में कर रहे हैं, या टैंक को भरने वाले सवाल आएंगे, तो ये जो फॉर्मूला है M1D1H1/W1R1, ये हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने कहा कि समान क्षमता के 20 पंप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं, तो 4 घंटे में भरने के लिए कितने पंप चाहिए, है ना। 20 pumps fill a tank in 5 hours. How many pumps are needed to fill it in 4 hours? 4 घंटे भरने के लिए कितने पाइप चाहिए। तो देखो हम भाई ऐसा मान लो पंप है, तो पंप क्या हो गए, व्यक्ति हो गए, पंप ही तो काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति काम करते हैं, तो पंप तो हो गए व्यक्ति, और घंटे क्या हो गया H। तो व्यक्ति और H की बात चल रही है, यानी M1 और H1 की बात चल रही है। अब MDH तो ऊपर होता है, तो M और H आ गया बराबर M2H2। और अगर ये फॉर्मूला आपको एक साथ ना याद आ रहा हो तो रफ पेपर तो मिलता ही है, तो MDH/WR ये चीजें लिख लो। M1D1H1/WR1, व्यक्ति की बात चल रही है यानी पंपों की, और घंटे की बात चल रही है, तो M1H1 बराबर M2H2। अब M1 मतलब 20 पंप है शुरू में, तो M1 की जगह तो आ गया 20 पंप। कितने घंटे है भाई, 5 घंटे, तो H1 हो गया 5 आवर बराबर। उसने पूछा 4 घंटे में भरने के लिए कितने पंप चाहिए, इसका मतलब हमें M2 का मान निकालना है। मान लिया M पंप चाहिए, और कितने घंटे में करने के लिए, 4 घंटे में। इस बार H2 क्या हो गया, 4 घंटे। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। देखो 4 ये भाग में पहुंचेगा, 4 से इसको भाग कर लो, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो कितने पंप चाहिए भाई, 25 पंप, यानी 25 पंप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 25 पंप। बताइए समझ में आई चीजें। चलिए समझ जाएंगे, एक दो बार क्वेश्चन आप लोग करके देखोगे दोबारा, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यह है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1680 रुपए कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। ये कट गया भाई, इधर नोट कर लेना आप, करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, कितने रुपए कमाएंगे। है ना, इफ 16 persons working 8 hours per day earn 1680 rupees, how much will 9 person working 6 hours per day, 6 hours per day in 1 week। इन 1 week, यानी जो 9 व्यक्ति प्रति सप्ताह जो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, है ना। अब देखो बात क्या चल रही है, व्यक्ति यानी बात चल रही है M की, व्यक्ति की बात चल रही, तो M दिया हुआ है, घंटे तो H दिया हुआ है, और रुपए कमाते हैं तो रुपए, और ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो अब हम, अच्छा एक बात और बताओ, प्रति सप्ताह यानी सप्ताह यानी दिन का टाइम भी तो दे रखा है, डे, तो हमें ये चीज दे रखी है M D H और R। तो अब हम ये ना कहाँ रखते हैं, तो हमें याद है कि M1 D1 H1 अपॉन R1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन R2। हमें ये पता है ना, M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 होता है। अब क्योंकि W यानी कार्य की तो बात ही नहीं चल रही है, कार्य तो जितना पहले लोग कर रहे हैं उतना ही बाद में लोग कर रहे हैं। रखते हैं फॉर्मूला, 6 व्यक्ति हैं तो M1 की जगह तो आ गया 6 गुणा D1, D कितने हैं, देखो प्रति सप्ताह की बात चल रही है, इसका मतलब यहां भी प्रति सप्ताह होगा, तो प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन, तो 7 दिन, और H1 यानी घंटे कितने हैं, 8 घंटे पर डे, H1 हो गया 8 घंटे अपॉन 1680 रुपए कमा रहे हैं, 1680 रुपीज इज इक्वल टू,
M2 कितना है, 9 व्यक्ति, तो M2 तो हो गया 9 व्यक्ति। D2 यानी कितने दिन है, तो प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन, D2 हो गया 7 दिन, गुणा H2 यानी घंटे, घंटे कितने, 6 घंटे प्रतिदिन, तो H2 हो गया 6 घंटे। और कितने रुपए कमाएंगे, तो R हमने मान लिया, R रुपए कमाएंगे, तो R का हमें R की वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व हो रहे होंगे। देखो 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, हम ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं, जैसे 8 ही का 8 और 8 से इसको भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 8 ही का 8, 8 0 0। ठीक है, अब ऊपर कितना आया 1 बटे नीचे कितना आया 210 बराबर, ऊपर कितना आया 9 और नीचे कितना आया R। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर तो आ जाएगा R गुणा 1 R हो गया, 9 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 9 गुणा 0 0, तो 9 का 9 और 9 दूनी 18, तो कितने रुपए कमाएंगे, 1890 रुपए कमाएंगे। 1890 रुपए कौन सा ऑप्शन है, बी, 1890 रुपीज, ये आंसर आ जाएगा। बताइए समझ आया नहीं आया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नहीं चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर यहीं तक रहने देते हैं और इससे आगे हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि मैं और ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, आपका कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा, इसलिए आपको जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी की नेक्स्ट क्लास में, और कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे, या तो मेजरमेंट पढ़ेंगे या मैं आपको क्षेत्रफल आयतन कुछ भी एक पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं, ओके, थैंक यू क्लास।